नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड जिसे हम Q&A कहते हैं और ये Q&A का सेकंड एपिसोड है। इस एपिसोड में दोस्तों मैं आपके जो पूछे गए सवाल होते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जो सवाल मेरे से फेसबुक पे पूछे गए हैं उन्हें मैंने पहले उठाया है क्योंकि वहाँ पे कम सवाल होते हैं। उसके बाद मैंने वो सवाल उठाए हैं जो कि Q&A 1 में पूछे गए थे। तो इन सारे सवालों पे मैं 1 बाय 1 करके आंसर दूंगा। आपके भी कोई सवाल होंगे तो वो आप Q&A के ही वीडियो में कोशिश किया करिए, आप ज़्यादातर चांसेस होंगे पूछा करिए। उस पर मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ Q&A के एपिसोड वाले सवालों पे और अपने फेसबुक के सवालों पे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने पहले सवाल पे। तो पहला सवाल पूछा था अंकित जी ने FB पे। इन्होंने पूछा था कि जब दो फाइटर जेट के बीच में मॉक ड्रिल होती है तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट जीत गया। क्या वो फाइटर जेट्स एक दूसरे के ऊपर सच में मिसाइल चलाते हैं या फिर ये माना जाए कि अगर किसी फाइटर जेट ने दूसरे फाइटर जेट को लॉक कर दिया, अगर मिसाइल लॉक कर दिया तो वो जीत गया। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दो फाइटर जेट्स जब मॉक ड्रिल में होते हैं तो कोई किसी को किसी के ऊपर मिसाइल नहीं हिट करता है। ये एक्चुअल में लॉकिंग करके ही माना जाता है कि अगर किसी ने किसी दूसरे फाइटर जेट को मॉक ड्रिल में मिसाइल लॉक कर दिया तो ये मान लिया जाता है कि उसने शूट कर दिया उसको। तो यानी कि यहाँ पे वो 1-0 से विजेता बन जाता है। इसके अलावा जो एक्चुअल में मिसाइल टेस्ट की जाती है किसी भी फाइटर जेट की, तो उसमें मिसाइल टेस्ट दो तरीके से की जाती है। अगर आप लाइव टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी तो फिर आप किसी ड्रोन को हिट करते हैं जिसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। और अगर किसी फाइटर जेट को आप हिट करते हैं तो वो कभी भी किसी मॉक ड्रिल में नहीं होता है। इसके लिए लोग यूज करते हैं सिम्युलेटर का। सिम्युलेटर में आपके फाइटर जेट के पैनल पे आपको बैठाया जाता है और आपके सामने एक स्क्रीन होती है और आपको एक गॉगल ऐसा पहनाया जाता है जिसके थ्रू आपको बिल्कुल ऐसा रियल में लगेगा कि आप फाइटर जेट उड़ा रहे हैं और आप उसमें से जो भी मिसाइल फायर करते हैं या सामने जो कंप्यूटराइज्ड दुश्मन आपको दिखाई दे रहा है उस पे भी आप मिसाइल फायर करके अपनी मिसाइल की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करते हैं। जो फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग होती है, ऐसे बहुत सारे फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग इसी सिमुलेशन पे पहले कराई जाती है। एक्चुअल फाइटर जेट पे जाने से पहले हमारे तेजस के लिए भी ऐसा सिमुलेटर बना हुआ है जिसमें हमारे यहाँ के पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये 2-3 तरीके होते हैं बेसिकली इस तरह की ट्रेनिंग के। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आप, जो कि शिवम गुप्ता ने पूछा था फेसबुक पे ही। इन्होंने पूछा था कि कौन सा डिफेंस सिस्टम अच्छा होना ज़्यादा जरूरी है किसी देश के लिए। डिफेंस सिस्टम अच्छा होना जरूरी है या फिर अटैक सिस्टम, यानी कि हमारे पास जो चीज़ इक्विपमेंट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमारा एयर डिफेंस कह लो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए या फिर हमारे पास अटैक सिस्टम ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो मैंने इन्हें रिप्लाई भी किया था वैसे, लेकिन यहाँ मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ही सिस्टम इक्वली गुड होने चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन अगर कोई एक चीज आपको पूछे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना हो तो मैं 1% ज्यादा यानी कि 51% पॉइंट दूंगा आपके अटैक सिस्टम को, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के चांसेस होते हैं फेल होने के, क्योंकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता है। यानी कि अगर आपके ऊपर कोई 10 मिसाइल एक साथ फायर कर देगा तो चांसेस हैं कि 10 आप रोक लोगे, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी ही होती है जो बहुत रेयर एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ होती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर अगर एक साथ कोई बहुत सारी मिसाइल्स फायर कर दे तो उसमें हो सकता है कि आप 2-4 मिसाइल को मिस कर जाओगे, बाकी सारी मिसाइल्स को आपका एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर लेगा, तो वहां पे आपका नुकसान हो जाता है। लेकिन जब आप खुद अटैक करते हो और आपको किसी एक लोकेशन को हिट करना है और वो एरिया अगर एयर डिफेंस से प्रोटेक्टेड है तो वहां पे आप एक की जगह 4-5 मिसाइल्स फायर करके भी वहां पे आप अटैक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी कंट्री का अटैक सिस्टम बहुत अच्छा होता है तो उससे लोगों में खौफ ज्यादा बनता है। एयर डिफेंस की तुलना में जो अटैक सिस्टम होता है उसको लेके ज्यादा खौफ दुनिया के अंदर होता है। तो इसलिए अटैक सिस्टम के पास बहुत थोड़ा सा ज्यादा वेटेज है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप देखते हो तो दोनों ही बराबर वेटेज रखते हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि सुमित जी ने पूछा था पिछले Q&A वाले वीडियो में। तो उन्होंने पूछा था कि Su-30 MKI के ऊपर अगर रडार की कोटिंग कर दी जाए तो क्या ये कोटिंग करना पहले पॉसिबल है या नहीं है, और अगर हो जाती है तो क्या ये भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट बन जाता है।
तो ऐसा पॉसिबल तो है, आप रडार कोटिंग Su-30 MKI पे नहीं, आप किसी भी फाइटर जेट पे कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा कितना मिलेगा ये डिस्कस करते हैं। तो जो एक्चुअल में दोस्तों रडार कोटिंग होती है, ये रडार के नज़र से बचने के लिए की जाती है, लेकिन जो रडार होते हैं वो सिर्फ रडार कोटिंग के से ही आपको ट्रैक नहीं करते हैं, या सिर्फ रडार कोटिंग की वजह से रडार मिसगाइड नहीं होते हैं, बल्कि इसमें और भी कई सारी चीजें मायने रखती हैं। जैसे कि आपके फाइटर जेट का एरोडायनेमिक्स कैसा है, सबसे पहला मायने यही रखता है। फिर सेकंड पे आता है आपके फाइटर जेट का इंजन, यानी कि आपका इंफ्रारेड सिग्नेचर कितना कम है। जितना कम इंफ्रारेड सिग्नेचर होगा उतना ही ज्यादा आप रडार से बचते हैं। और जब ये दोनों चीजें आपके फाइटर जेट में अच्छी होती हैं, तब आप बढ़ते हैं तीसरी चीज पे, जो कि होती है रडार अब्सॉर्बिंग मटेरियल। तो अगर Su-30 MKI में हम ये कोटिंग कर भी देते हैं, तो भी उससे बहुत ही हल्का, बहुत माइनर इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी रडार के सामने। यानी कि आपको वो रडार हो सकता है जहां पे कोई रडार आपको 100 किलोमीटर दूर पहले पकड़ सकता था, वहां पे अगर आपने ये कोटिंग कर दी है तो वो आपको 90 किलोमीटर दूरी से पकड़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो डिस्टेंस कम होके सीधा 100 से 50 पे आ जाएगा। उसके लिए आपके फाइटर जेट के एरोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा मायने होते हैं। इसीलिए आप भी देखते होंगे कि किसी भी नॉर्मल फाइटर जेट और किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ रडार कोटिंग कर देना किसी फाइटर जेट के लिए काफी नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो कि Q&A 1 में ही मानस जी ने पूछा था। इन्होंने पूछा था कि एमका का इतना डिले क्यों हो रहा है, आखिर किस रीजन से हम एमका नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कई सारे रीजन हैं एमका को लेके। सबसे पहले हमारे देश में तो बजट का ही बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट रहता है। बजट होती है, पॉलिटिक्स होती है, इतनी सारी चीजें होती हैं कि इसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स डिले होते रहते हैं। इसके अलावा सरकारी कंपनियों का थोड़ा सा काम करने का तरीका भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन स्पेशली बात की जाए एमका की, तो एमका दोस्तों एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ये कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो कि आप तुरंत बना के तैयार कर दो। इस 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी इतनी क्रिटिकल है दोस्तों कि आज तक अमेरिका के अलावा जिन देशों ने भी, जैसे कि चाइना और रशिया ने अगर बनाया भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो उसे भी दुनिया उतना रिलायबल नहीं मानती है जितना अमेरिका की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को माना जाता है। तो स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी को विकसित करना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये एक बड़ी चुनौती एमका के साथ है कि इसका एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर स्टेल्दी हो, इस पे काम करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसके साथ ही सेकंड इशू आता है इंजन का। हमारे देश में फाइटर जेट में इतनी ज्यादा थ्रस्ट वाले फाइटर जेट के लिए इंजन विकसित नहीं हुआ है। अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो LCA तेजस है उसमें ही हम अमेरिका के इंजन्स को यूज कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास वो इंजन की भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी फाइटर जेट को बनाने का एक्सपीरियंस है हमारे देश का, ये भी बहुत कम है। आप अगर दूसरे देशों से कंपेयर करते हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो या अमेरिका हो, तो ये लोग सालों से फाइटर जेट्स बना रहे हैं। चाइना कॉपी जरूर करता है, लेकिन बना तो चाइना भी रहा है, और रशिया और अमेरिका तो काफी सालों से बना रहे हैं। तो इनके पास एक अच्छे फाइटर जेट को बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत दिन से है। तो इनके पास वो इंडस्ट्री सेट है और हम सेट कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। हमने अभी तक सिर्फ LCA तेजस ही बनाया है, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही इस टेक्नोलॉजी को विकसित होने में। बाकी एमका की जो फर्स्ट फ्लाइट प्लान्ड है वो 2025-2026 तक है। अगर ये सच में पॉसिबल हो जाती है कि कोई एक प्रोटोटाइप इसका बन जाता है 2025-26 तक और वो उड़ान भर देता है, तो आप समझना कि इंडिया बहुत लकी रहा कि उसने ये कर दिखाया कि वो इतने कम समय में 2025-2026 तक ही अपनी फर्स्ट फ्लाइट उड़ा लिया एमका की। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात होगी, पर खैर वो आने वाला भविष्य है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये मुझे याद नहीं है किसने पूछा था, पर ये एक क्वेश्चन काफी दिनों पहले पूछा गया था कि क्या कोई ऐसा फाइटर जेट जो कि लोअर सर्विस सीलिंग पे ऑपरेट करता हो, वो किसी हायर सर्विस सीलिंग वाले फाइटर जेट को हिट कर सकता है। यानी कि अगर कोई फाइटर जेट जिसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, वो किसी 60,000 या 65,000 सर्विस सीलिंग वाले फाइटर जेट को हिट कर सकता है मिसाइल से, तो इस चीज के होने के बिल्कुल अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना के बराबर चांसेस हैं।
उसका रीजन ये है कि हाई एल्टीट्यूड पे जब आप जाओगे, यानी कि आपकी ऊंचाई अगर मैक्सिमम 50,000 फीट है, आप उससे ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो आपका एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली ही नीचे आने को मांगेगा और वो नीचे आना शुरू हो जाएगा अगर आप उसे जबरदस्ती ले जाओगे। और अगर आप 50,000 फीट की ही ऊंचाई से कोशिश करते हो 60,000 फीट की ऊंचाई के फाइटर जेट को हिट करने के लिए, तो उसके लिए बिल्कुल आपको अपने फाइटर जेट को ऊपर करके बिल्कुल स्ट्रेट आपको मिसाइल लॉन्च करनी पड़ेगी। तो ये कैपेबिलिटी अभी तक सिर्फ और सिर्फ रशिया ने दिखाई थी अपने Su-57 के थ्रू। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम और है, वहां पे आप मिसाइल तो फायर कर देते हो, लेकिन क्या आपके मिसाइल में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जाके हाई एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करते हुए फाइटर जेट को मार के गिरा सके? तो ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। रशिया ने भी जो मिसाइल टेस्ट किया था उसमें उसने ये कैपेबिलिटी का प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन वो मिसाइल क्या अपने से 10,000 फीट और ऊपर जाके किसी फाइटर जेट को हिट कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले 10-15 साल में विकसित हो जाए। तो अभी की Q&A राउंड के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी आपके भी कोई और सवाल हैं, जो आपके माइंड में कोई यूनिक सवाल हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको FB पेज का लिंक मिलेगा, आप वहां पे अपना सवाल पूछे। वहां पे मैं कोई भी कमेंट मिस नहीं करता हूं। YouTube पे बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, तो कई बार कुछ कमेंट मिस भी हो जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।